हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस कत्ल को सुलझाने वाला सुराग शुरू से ही सबकी आंखों के सामने था, लेकिन इस सुराग के पीछे छिपे भयानक राज को समझने में इन्वेस्टिगेटर्स को लगभग एक दशक यानी 10 साल लग गए और एक ऐसी गुप्त क्राइम सॉल्विंग सोसाइटी को इसमें शामिल होना पड़ा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। 30 नवंबर 1984 की सुबह फिलाडेल्फिया की ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस शुरू हुईं, तो रैंडल हॉल में दाखिल हो रहे स्टूडेंट्स को एक खौफनाक मंजर दिखा। एक बाहरी सीढ़ियों के नीचे, एक ग्रे जैकेट के नीचे एक जवान लड़की की लाश बुरी तरह से सिकुड़ी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे पर काटने और चोट के निशान थे और उसकी गर्दन पर एक गहरा बैंगनी रंग का निशान था, जो बता रहा था कि उसका गला घोंटकर उसे मारा गया था। उसके पास ना कोई पर्स था, ना कोई बैकपैक, ना ही उसकी पहचान बताने वाली कोई चीज। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं था, क्योंकि उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उसके जूते और मोजे गायब थे। पुलिस ने फौरन उस एरिया को बंद कर दिया। उनका पहला शक ये था कि ये एक रॉबरी थी जो गलत हो गई, लेकिन पुलिस को शुरू से ही पता था कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल होने वाली है। एक, रैंडल हॉल के अंदर या बाहर कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वो फुटेज देखकर पता नहीं लगा सकते थे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। और दूसरा, सस्पेक्ट्स की गिनती लगभग अनंत थी, क्योंकि ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी एक अलग थलग कैंपस नहीं था। इसकी बिल्डिंग्स वेस्ट फिलाडेल्फिया शहर में ही मिली हुई थीं, और रैंडल हॉल खुद एक ऐसे रास्ते पर था जिसे आसपास के लोग आमतौर पर हर रोज आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये साफ था कि उस जवान लड़की को इस सीढ़ियों में नहीं मारा गया था, उसे कहीं और मारा गया था और फिर काफी दूर तक घसीटा गया था, जिस दौरान उसके जूते निकल गए और आखिर में यहां लाकर फेंक दिया गया था। लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस को एक लकी ब्रेक मिला, जब एक जवान लड़का जो बहुत गुस्से में और परेशान लग रहा था, बंद किए गए क्राइम सीन में घुसने की कोशिश करने लगा और जिद करने लगा कि उसे अंदर जाने दिया जाए। उसने कहा कि वो उस मरी हुई लड़की की पहचान जानता है। पुलिस को फौरन शक हुआ, क्योंकि अभी तक उन्हें खुद नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। तो उन्होंने उस जवान लड़के को साइड में ले जाकर उससे पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि उसका नाम कर्ट रेनोर है और वो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसे लगता था कि जो लड़की उन्हें मिली है वो उसकी गर्लफ्रेंड 20 साल की डेबी विल्सन है, जो खुद भी एक स्टूडेंट थी। फिर उसने पुलिस को एक बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी सुनाई कि उसे कैसे पता चला कि अंदर वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि एक रात पहले वो डेबी के साथ रैंडल हॉल के बेसमेंट में कंप्यूटर लैब में था। डेबी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो अगले दिन जमा करना था, और कर्ट ने सोचा कि वो उसके साथ रहेगा जब तक वो काम कर रही है। लेकिन सुबह के लगभग 1:30 बजे तक डेबी का काम अभी भी बाकी था और कर्ट बहुत थक गया था। उसने डेबी से पूछा कि क्या वो जल्दी जा सकता है। डेबी ने कहा कोई बात नहीं, उसे कंप्यूटर लैब में देर रात तक काम करने की आदत थी। हालांकि कर्ट रुककर उसके काम खत्म होने पर उसे सुरक्षित उसकी कार तक छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि वो ठीक रहेगी और इसलिए वो अकेले ही अपने डॉर्म की तरफ निकल गया। कर्ट ने बताया कि डॉर्म के रास्ते में उसे एक कैंपस सिक्योरिटी गार्ड मिला था और उसने गार्ड से रिक्वेस्ट की थी कि वो कंप्यूटर लैब में उसकी गर्लफ्रेंड को चेक कर ले, क्योंकि वो वहां अकेली थी और काफी रात हो चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा कि वो ठीक है। अगली सुबह जब कर्ट उठा तो उसने कैंपस के दूसरे स्टूडेंट से अफवाह सुनी कि रैंडल हॉल के ठीक बाहर एक लड़की की लाश मिली है और ऐसा लग रहा है कि ये एक मर्डर है। कर्ट ने कहा कि पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन जब वो डेबी से मिलने कैंपस गया तो उसने देखा कि उसकी कार कंप्यूटर लैब की पार्किंग में ही खड़ी थी, जैसे वहां से हिली ही ना हो। और जब वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा तो डेबी कभी नहीं आई। उसने कहा कि तभी उसे एहसास हुआ कि रैंडल हॉल में मिली लाश डेबी ही होगी, और वो गलत नहीं था, वो डेबी ही थी। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वो आखिरी इंसान था जिसने डेबी को जिंदा देखा था, और उसके अपने ही कहने पर उसने सुबह ही सुन लिया था कि रैंडल हॉल में एक लड़की की लाश मिली है, ठीक उसी जगह जहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रात में अकेला छोड़ा था। लेकिन उसने ये बात किसी को बताने में घंटों लगा दिए।
पुलिस ने यह भी देखा कि उसकी उंगलियों के पोरों पर चोट के निशान थे और उसकी उंगलियों के बीच एक गहरा कट भी था। अचानक कर्ट ही कातिल लगने लगा और ये क्राइम, जो शुरू में एक रॉबरी गॉन रॉन्ग लग रहा था, अब कुछ ज्यादा ही पर्सनल लगने लगा था। गला घोंटकर मारना एक बेहद पर्सनल तरीका होता है। कातिल लगभग हमेशा अपने शिकार के आमने सामने होता है और इसमें बहुत समय और गुस्सा लगता है। और बाद में कातिल ने डेबी के शरीर को उसकी जैकेट से ढक दिया था, एक ऐसा काम जो पछतावा या शायद सम्मान भी दिखाता है। और इन्वेस्टिगेटर्स जानते हैं कि आमतौर पर जब एक महिला का कत्ल होता है तो उसका रोमांटिक पार्टनर ही दोषी होता है। पुलिस ने कर्ट को ये बताने के बजाय कि वो उनका प्राइमरी सस्पेक्ट है, उससे कहा कि वो अपने डॉर्म रूम वापस चला जाए और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वो उसे कांटेक्ट करेंगे। इस बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने रैंडल हॉल के कंप्यूटर लैब की तरफ अपना ध्यान लगाया, जहां कर्ट के मुताबिक डेबी आखिरी बार थी। डेबी ने लैब के सामने वाले एक कंप्यूटर पर लॉगिन किया था, लेकिन लॉग आउट नहीं किया था। उसका कंप्यूटर कर्सर सुबह 1:38 पर एक सेंटेंस के बीच में ब्लिंक कर रहा था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि उसके हमलावर ने उसे लैब के अंदर ही रोका था। इन्वेस्टिगेटर्स को उस कंप्यूटर के पास जमीन पर 2 एक्सटेंशन कॉर्ड्स मिले जो डेबी की गर्दन पर मिले निशानों से मेल खाते थे। उन्हें डेबी की कुर्सी के पीछे खून का एक छोटा सा धब्बा भी मिला, जिसे उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेज दिया। जैसे ही पुलिस कंप्यूटर लैब की जांच कर रही थी, वो आपस में बात करने लगे कि वहां कितनी सफाई थी, इसके बावजूद कि वहां जरूर एक मौत की जद्दोजहद हुई होगी। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस केस में एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उस सुबह एक सफाई कर्मचारी ने कंप्यूटर लैब और उसके ठीक बाहर के हॉल को साफ कर दिया था, जिससे शायद जरूरी फिजिकल एविडेंस नष्ट हो गए थे। उन्होंने उस सफाई कर्मचारी से पूछताछ की, जिसके पास एक सॉलिड एलिबाई था और वो अनजाने में क्राइम सीन को नष्ट करने के लिए बेहद पछताव में थी। तो उन्होंने उससे पूछा, साफ करने से पहले क्या कंप्यूटर लैब या उसके बाहर के हॉलवे में कुछ अजीब था? सफाई कर्मचारी ने कहा, नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कंप्यूटर लैब के अंदर टेबल और कुर्सियां हिलाई गई थीं। पर उससे ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि जब भी वो साफ करने आती थी तो हमेशा ऐसा ही दिखता था। क्योंकि पुलिस के पास फिजिकल एविडेंस की कमी थी, वो कर्ट को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, भले ही वो करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए स्टेशन आने को तैयार है, और उसने हाँ कह दिया। इंटरव्यू के दौरान कर्ट इस बात पर अड़ा रहा कि डेबी की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हाथ पर लगे चोट और कट के बारे में उसने कहा कि डेबी के साथ क्या हुआ ये जानने के बाद उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा था और उसकी उंगलियों के बीच का कट उसकी कार ठीक करते वक्त लगा था। लेकिन इन दोनों बातों को साबित नहीं किया जा सकता था। जब इस इंटरव्यू से भी कोई नई जानकारी नहीं मिली और उनके पास कर्ट के खिलाफ अभी भी कोई सबूत नहीं था, तो उन्होंने उसे जाने दिया। इस दौरान उन्होंने उसके एलिबाई की जांच शुरू कर दी। कर्ट ने पहले पुलिस को बताया था कि कंप्यूटर लैब से डेबी को छोड़ने के बाद अपने डॉर्म के रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला था और उसने उस गार्ड से डेबी को चेक करने के लिए कहा था। पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ निकाला जिसने कर्ट के एलिबाई की पुष्टि की। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम ब्राइस क्लैटमन था, जो ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी का एक पुराना एम्प्लॉय था, जिसका वर्क रिकॉर्ड शानदार था और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। क्लैटमन ने कहा कि उसने कर्ट से सुबह 1:30 बजे के आसपास बात की थी, जब कर्ट डॉर्म्स की तरफ जा रहा था। कर्ट से बात करने के बाद क्लैटमन ने ब्रॉन्सन ज़ीगलर को रेडियो किया, जो उस रात रैंडल हॉल में काम कर रहे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था। उसने ज़ीगलर को बताया कि उसे या दूसरे गार्ड डेविड डिक्सन को बेसमेंट में जाकर उस लड़की को चेक करना होगा। ज़ीगलर को रेडियो करने के थोड़ी देर बाद क्लैटमन ने कहा कि उसने एक व्यक्ति को, शायद एक स्टूडेंट को, रैंडल हॉल से बाहर आते देखा। उसने कहा कि वो इतनी दूर था और इतना अंधेरा था कि वो कोई चेहरा नहीं पहचान सका, लेकिन उसने सुबह 1:30 बजे के आसपास किसी को बिल्डिंग के प्रेमिसेस में घूमते हुए जरूर देखा था। क्लैटमन ने पुलिस को बताया कि उसने उस रात रैंडल हॉल के अंदर कभी कदम नहीं रखा था और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए तैयार था। पुलिस ने ब्रॉन्सन ज़ीगलर और डेविड डिक्सन के बैकग्राउंड चेक किए। डिक्सन एक मिलिट्री वेटरन था जिसका रिकॉर्ड साफ सुथरा था और वो अभी भी आर्मी रिजर्व्स में था।
जीगलर की बात करें तो वो बर्गलरी के लिए जेल जा चुका था और उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए झूठ बोला था। जब पुलिस ने जीगलर से पूछताछ की तो वो ताल मटोल कर रहा था और गुस्से में था। उसने कहा कि उसे क्लैटमैन से लड़की को चेक करने का मैसेज मिला था, लेकिन उसका खुद जाने का मन नहीं था। इसलिए उसने डिक्सन को रेडियो करके कहा कि वो जाकर देख ले। जीगलर ने जोर देकर कहा कि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से की थी और वो कभी कंप्यूटर लैब के अंदर नहीं गया था। उसने डिटेक्टिव से कहा कि वो उसकी सिक्योरिटी गार्ड क्लॉक चेक कर सकते हैं जो वो राउंड्स के दौरान अपने साथ रखता था। ये एक तरह का पंच कार्ड था जिसमें उसके सिक्योरिटी राउंड्स के रास्ते में कुछ स्टेशंस होते थे जहां वो इस कार्ड को पंच करता था, जिससे उस स्टेशन पर पहुंचने का टाइम स्टैम्प हो जाता था। जब उन्होंने इस रिकॉर्ड को चेक किया तो उससे पता चला कि जिगलर ने सारे स्टेशंस सही समय पर हिट किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने डेबी को नहीं मारा, क्योंकि राउंड्स के बीच में काफी समय था जब वो उस पर हमला कर सकता था। इंटरव्यू के आखिर में जिगलर ने डिटेक्टिव्स पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया और फिर मजाक में कहा कि उसने ही डेबी को मारा है, और फिर उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने डिक्सन से पूछताछ की तो उसने कहा कि जिगलर ने उसे कभी रेडियो करके कंप्यूटर लैब में लड़की को चेक करने के लिए नहीं कहा था। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि उसे पता था कि कंप्यूटर लैब में कोई देर रात तक काम कर रहा है, क्योंकि सुबह 2:15 बजे के आसपास वो वहां से गुजरा था और लाइट्स ऑन थीं और उसने अंदर से प्रिंटर्स के चलने की आवाज सुनी थी। इसलिए जो भी अंदर था उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए उसने अंदर झांका तक नहीं। उसने सोचा कि वो कुछ घंटों में वापस आकर देख लेगा कि वो चले गए हैं या नहीं। अगले कुछ घंटों तक वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता रहा और फिर सुबह 4 बजे के आसपास वो वापस कंप्यूटर लैब गया तो लाइट्स बंद थीं और दरवाजा लॉक था। तो उसने सोचा कि जो भी अंदर था वो काम खत्म करके चला गया है और जीगलर ने उनके जाने के बाद लॉक कर दिया होगा। जब पूछा गया कि उसने या जीगलर ने डेबी की लाश क्यों नहीं देखी तो उसने कहा कि उनके सिक्योरिटी राउंड्स बिल्डिंग से बाहर नहीं जाते थे, इसलिए वो सीढ़ियां बिल्डिंग के बाहर मानी जाती थीं और इसलिए उन्होंने उसे कभी नहीं देखा होता। इस पॉइंट पर क्लैटमैन और डिक्सन को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन जीगलर एक प्राइमरी सस्पेक्ट बन गया। पर बॉयफ्रेंड कर्ट रेनॉर की तरह ही जीगलर को भी क्राइम से जोड़ने वाला कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके बजाय उस व्यक्ति को ढूंढने का फैसला किया जिसे क्लैटमैन ने कर्ट से बात करने और जीगलर को रेडियो करने के बाद सुबह 1:30 के आसपास रैंडल हॉल के पास घूमते देखा था। वो व्यक्ति 28 साल का पीएचडी स्टूडेंट एशलिन बर्हर्ड निकला, जो देर रात तक काम करने के लिए जाना जाता था और अपने ऑफिस में काम करने वाली फीमेल सेक्रेटरीज के पीछे से अचानक आकर उनकी गर्दन पर पेंसिल रखकर उन्हें मारने की धमकी देने के लिए भी बदनाम था। उसका ऑफिस भी ठीक उसी जगह के ऊपर था जहां आखिरकार डेबी की लाश सीढ़ियों में मिली थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर एशलिन ने कहा कि वो उस रात रैंडल हॉल में था जब डेबी का कत्ल हुआ था, लेकिन वो डेबी को नहीं जानता था, उससे कोई बात नहीं हुई और वो पूरी रात अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकला। वो तुरंत लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए राजी हो गया, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। घबराकर इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए उसने 2 और स्टूडेंट्स का नाम लिया जो उसके साथ ऑफिस में थे और उसके एलिबाई बन सकते थे। लेकिन जब पुलिस ने उन 2 स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि एशलिन पूरी रात ऑफिस में नहीं था। वो सुबह 1 बजे के आसपास निकला था और लगभग 3 घंटे तक गायब था। उसने कहा था कि वो नैप लेने जा रहा है। जब पुलिस ने एशलिन को इस जानकारी के साथ कन्फ्रंट किया तो उसने कहा, ओह, मैं आपको अपनी नैप के बारे में बताना भूल गया। हाँ, मैं कुछ घंटों के लिए निकला था। मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर गया, फिर वापस अंदर गया और स्टडी हॉल के एक कमरे में सो गया। लेकिन इसके अलावा मैं पूरे 24 घंटे उस बिल्डिंग के अंदर ही था और मैंने डेबी को कभी नहीं देखा। उससे कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मेरी नैप का टाइम उसके कत्ल के टाइम से मैच कर गया। लेकिन डिटेक्टिव्स को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें पूरा यकीन था कि आखिरकार उन्हें अपना कातिल मिल गया है। पर कर्ट और जीगलर की तरह ही उनके पास एशलिन को भी क्राइम से जोड़ने वाला कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। और क्योंकि वो कोई अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, पुलिस ने और सस्पेक्ट्स की तलाश जारी रखी।
उन्होंने डेबी के कुछ दोस्तों और जान पहचान वालों से बात करना शुरू किया और तब पता चला कि डेबी का एक स्टॉकर भी था। वो एक दूसरा स्टूडेंट था जिसका नाम एलन स्मिथ था, जो पहले डेबी के बहुत करीबी दोस्तों में से एक था। लेकिन एक पॉइंट पर वो इस दोस्ती को रोमांटिक रिश्ते में बदलना चाहता था और डेबी ने उसे मना कर दिया था। एलन ने इस रिजेक्शन को अच्छी तरह से नहीं लिया और डेबी का कैंपस में पीछा करने लगा। उसे रोककर बात करने की कोशिश करता था ताकि वो अपने रिश्ते को सुधार सके, लेकिन डेबी हर बार मना कर देती। एलन इस बात पर और ज्यादा गुस्सा होने लगा। डेबी के कत्ल से ठीक एक दिन पहले उनके दोस्तों ने डेबी को एलन के साथ कैंपस के बीच में लड़ते हुए देखा था, जहां एलन ने उसका कंधा पकड़कर उसे झंझोड़ रहा था और उस पे चिल्ला रहा था। पुलिस ने एलन को ढूंढ निकाला। वो कोऑपरेटिव था और उसने कहा कि उसने डेबी को नहीं मारा, लेकिन उसके पास कोई एलिबाई नहीं था। उसने बस इतना कहा कि जिस रात डेबी का कत्ल हुआ वो अपने अपार्टमेंट में अकेला था। और इस तरह इस केस के बाकी प्राइमरी सस्पेक्ट्स की तरह ही एलन को भी क्राइम से जोड़ने वाला कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था और इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इसी बीच कंप्यूटर लैब में डेबी की कुर्सी पर मिले खून के धब्बे को टेस्ट करने वाली लैब के रिजल्ट्स आ गए। उस जमाने में डीएनए प्रोफाइलिंग अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ ब्लड टाइप बता सकते थे। उस छोटे से धब्बे से जो ब्लड टाइप मिला वो था टाइप ए और डेबी का ब्लड टाइप ओ था। इसका मतलब था कि ये खून का धब्बा शायद डेबी के कातिल का था, जो उनकी जद्दोजहद के दौरान जख्मी हो गया होगा और उसका खून कुर्सी पर गिर गया होगा। पुलिस ने फौरन कर्ट रेनर, ब्रॉन्सन ज़ीगलर, एशलिन बर्हार्ड और एलन स्मिथ सबको ब्लड सैंपल लेने के लिए बुलाया। उन्हें लगा कि अगर उनमें से कोई भी टाइप ए निकला तो शायद वही कातिल होगा। लेकिन यकीन करना मुश्किल था, जब उनके टेस्ट रिजल्ट्स वापस आए तो उनमें से कोई भी टाइप ए नहीं था। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डेबी के कत्ल के बाद पहली कुछ दिन प्रॉमिसिंग लीड से भरे लग रहे थे, लेकिन अब इस ब्लड टाइप डेवलपमेंट के साथ इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई सस्पेक्ट नहीं था और अचानक ड्रेक्सिल कम्युनिटी में डर फैलने लगा। स्टूडेंट्स हल्की सिक्योरिटी पर गुस्सा थे और हैरान थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स को हथियार रखने की इजाजत क्यों नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने वाले के लिए $10,000 का इनाम रखा और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने स्टूडेंट से बड़ी सिस्टम इस्तेमाल करने और कैंपस पर कभी अकेले न रहने को कहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कातिल हम में से ही कोई है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि कोई डेबी को क्यों टारगेट करना चाहेगा। वो एक बहुत ही अच्छी इंसान लगती थी जो सबसे अच्छे से पेश आती थी। उसने हाई स्कूल में मॉडलिंग की थी, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं था। उसने ब्रेसेस लगवाने से भी मना कर दिया था क्योंकि उसे चिंता थी कि इससे उसके क्लैरिनेट बजाने पर असर पड़ सकता है। वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की एक अनोखी लगन थी। वो अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। जब भी वो दुखी होती या मोटिवेटेड फील नहीं करती थी तो वो एक मर्सिडीज बेंज कार की तस्वीर को देखती थी, जो उसे इंस्पायर करने और ये याद दिलाने के लिए थी कि अगर वो मेहनत करती रहेगी तो वो क्या हासिल कर सकती है। जब उसका कत्ल हुआ तो उस मर्सिडीज बेंज की तस्वीर अभी भी उसके डेस्क के ऊपर लगी हुई थी। आखिरकार उसकी यही वर्क एथिक थी जिसने उसे खतरे में डाल दिया, क्योंकि वो उस कंप्यूटर लैब में तब तक रुकने के लिए तैयार थी जब तक उसका प्रोजेक्ट परफेक्ट न हो जाए। पुलिस के पास जो कुछ फिजिकल एविडेंस के टुकड़े थे वो आपस में जुड़ नहीं रहे थे। ये क्राइम असल में एक रॉबरी नहीं था। जबकि उसके जूते और मोजे गायब थे, उसका बैकपैक लगभग एक हफ्ते बाद कैंपस के लॉस्ट एंड फाउंड में मिल गया था और किसी को नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा या उसे वहां किसने रखा। उसके अंदर उसका सारा सामान मौजूद था। इसके अलावा जब वो मिली तब उसने अपने महंगी घड़ी पहनी हुई थी। उसका मर्डर पर्सनल लग रहा था, लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पा रही थी कि जिसने उसे मारा वो उसे जानता था। पुलिस ने कुछ और सस्पेक्ट्स पर भी गौर किया, लेकिन बाकियों की तरह कोई अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और इस तरह आखिरकार डेबी का केस कोल्ड हो गया। 1985 में फिलाडेल्फिया इंक्वायर ने अनसॉल्व्ड केसेस पर एक स्टोरी चलाई, जिन्होंने डिटेक्टिव्स को सबसे ज्यादा परेशान किया था और डेबी का केस उनमें से एक था। केस में शामिल कुछ डिटेक्टिव्स ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये एक रैंडम किलिंग थी
और कातिल जरूर दोबारा हमला करेगा। डेबी का केस आखिरकार सुर्खियों से गायब हो गया और 8 साल तक यूं ही पड़ा रहा। फिर 1992 के स्प्रिंग में डेबी के मर्डर को एक कोल्ड केस स्क्वाड को सौंपा गया, जिसे डिटेक्टिव बॉब स्नाइडर लीड कर रहे थे। केस को सुलझाने के लिए बेचैन स्नाइडर ने एक आखिरी कोशिश की। वो केस को विडॉक सोसाइटी के पास ले गए, जो कि एक प्राइवेट और बेहद सिलेक्टिव क्लब था, जिसमें क्रिमिनोलॉजी के हर फील्ड से जीनियसेस शामिल थे। होमिसाइड डिटेक्टिव्स, प्रोसिक्यूटर्स, डिफेंस अटर्नीज, FBI एजेंट्स, फोरेंसिक साइंटिस्ट्स, यहां तक कि एक एरोनॉटिक फिजिसिस्ट भी। वो दुनिया भर से इन मंथली बंद दरवाजों के पीछे होने वाले सेशंस के लिए आते थे, जहां वो इन ना सुलझने वाले केसेस पर बात करते थे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते थे। तो उनके एक मंथली सेशन में डिटेक्टिव स्नाइडर विडॉक सोसाइटी के सामने खड़े हुए और डेबी विल्सन के मर्डर की डिटेल्स पेश की। फिर उन्होंने सवालों के लिए मंच खोल दिया और घंटों तक सोसाइटी कहीं नहीं पहुंच पाई। फिर रिचर्ड वॉल्टर, जो सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे, ने कहा कि उनके पास एक थ्योरी है। वॉल्टर एक मशहूर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने दुनिया के कुछ सबसे बदनाम कातिलों की प्रोफाइलिंग की थी। उनका ज्यादातर काम अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। उनका मानना था कि कातिल एक पावर असर्टिव, माचो टाइप का आदमी था, जिसे कंट्रोल में रहना पसंद था। वॉल्टर ने एक सुराख की तरफ इशारा किया, जिसे डिटेक्टिव्स और सभी लोग इतने सालों से नजरअंदाज करते आ रहे थे, और वो थे डेबी के गायब जूते। उन्होंने कहा कि गायब जूते रैंडम नहीं थे, वो सबसे जरूरी सुराख थे। वॉल्टर ने भविष्यवाणी की कातिल एक फुट फेटिशिस्ट था। डिटेक्टिव स्नाइडर के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ और नहीं था, और वो इस आइडिया से बहुत प्रभावित हुए। तो वो इस जानकारी को कोल्ड केस स्क्वाड के पास वापस ले गए और उन्होंने केस में शामिल हर किसी से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी। जब उन्होंने रैंडल हॉल के कंप्यूटर लैब के मैनेजर से बात की, तो उसने उन्हें बताया कि उसे हमेशा एक डिटेल परेशान करती थी। लैब के प्रिंटर्स हमेशा रात 10 बजे के बाद बंद हो जाते थे, तो वो हमेशा हैरान रहता था कि सिक्योरिटी गार्ड डेविड डिक्सन ने सुबह 2:15 बजे लैब के अंदर प्रिंटर्स की आवाज कैसे सुनी, जैसा कि उसने दावा किया था। डिटेक्टिव्स चौंक गए। किसी तरह किसी ने भी इस गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने डेविड डिक्सन पर और गहराई से नजर डालना शुरू कर दिया, जिसे पहले ही एक सस्पेक्ट के तौर पर रूल आउट कर दिया गया था और जिसे एक साफ सुथरे मिलिट्री वेटरन के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने उसकी मिलिट्री फाइल को पूरी तरह से खंगाला, जहां उन्हें पता चला कि 1979 में जब वो सर्विस में पहला साल था, उसे एक दूसरे सोल्जर के सफेद रीबॉक स्नीकर्स चुराने के लिए सजा मिली थी, ठीक उसी तरह के जूते जो डेबी पहनने के लिए जानी जाती थी। पुलिस ने डिक्सन के पुराने और मौजूदा पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। कम से कम 4 महिलाओं ने बताया कि जब डिक्सन उनके बगल में रहता था, तब उनके घर में चोरी हुई थी और गायब होने वाली चीज सिर्फ उनके सफेद स्नीकर्स और गंदे मोजे थे। हालांकि इनमें से किसी भी महिला को कभी पता नहीं चला कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। जब उन्होंने डिक्सन के अपार्टमेंट पर छापा मारा, तो उन्हें उसके एक क्लोजेट में इस्तेमाल किए हुए महिलाओं के सफेद जूतों के 20 जोड़े मिले, जो सभी प्लास्टिक में लपेटे हुए थे, जैसे कि वो ट्रॉफीज हों। उन्हें डिक्सन द्वारा बनाए गए 77 होममेड वीडियोस भी मिले, जिनमें सिर्फ सफेद जूते पहनी महिलाओं के पैरों को फिल्म किया गया था। जिस रात डेबी का कत्ल हुआ, उस रात डिक्सन का एलिबाई ये था कि वो ज्यादातर समय अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। उसकी वो गर्लफ्रेंड उसकी पत्नी बनी और फिर उसकी एक्स वाइफ बन गई। तो जब डिटेक्टिव्स ने उससे बात की, तो उसने उन्हें बताया कि उन्होंने उस रात सिर्फ कुछ मिनट बात की थी, ना कि कुछ घंटे। पुलिस ने डिक्सन को जून 1993 में अरेस्ट कर लिया और उसने कभी कुछ नहीं कबूला। लेकिन जैसे ही वो अपनी सेल में पहुंचा, उसने अपने सेलमेट के सामने शेखी बघारना शुरू कर दी कि उसने डेबी को कैसे मारा था, क्योंकि वो उसके पैरों के साथ मनमानी करना चाहता था और उसके सेलमेट में फौरन उसकी चुगली कर दी। आखिरकार डिक्सन को डेबी विल्सन के कत्ल का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।